हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज आज से नवरात्रि स्टार्ट हुए, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट चैप्टर इन अवर सिलेबस। तो हम लोग अब अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रेशन है ना, तो हम लोग उत्सर्जन तंत्र अपना पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। अब हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से अपन ध्यान देंगे। मानव, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मानव उत्सर्जी तंत्र, मूत्र निर्माण, वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों के कार्य और निस्यंद का सांद्रण करने की क्रियाविधि और वृक्क क्रियाओं का नियमन और मूत्रण और अन्य उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका और वृक्क की विकृतियाँ जो हैं, इतनी सारी चीज़ें हम लोग अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। जो कि ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पूरा 100% एनसीईआरटी रहेगा और अपन उसको पूरा कवर करते हैं। तो बच्चों भी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कुछ लोगों ने बोला कि सर्कल सर थोड़ा छोटा कर लीजिए अपना, तो मैं छोटा कर लेता हूँ अपना ये सर्कल अपना फेस कैम जो है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणी हमारा स्टार्ट होता है कि प्राणी उपापचयी व अन्य अंतःग्रहण की जैसी क्रियाओं को अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल व अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक होता है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों के साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का भी अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा प्राणी शरीर होता है, तो उनमें उपापचयी व अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल व अन्य जो हमारे आयंस हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, इन सब का संचय होता है। प्राणियों में इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक होता है। देखिए बच्चों, नहीं तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी हो जाती है। और नाइट्रोजिनस वेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी हैं। जो अपन यूरिनेशन करते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, तो वो हमारी किडनी के द्वारा होता है। और प्राणियों में उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों का मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल होता है। जो हमारे प्राणियों में मतलब होता है निष्कासन में, अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनका निष्कासन किया जाता है। सो बच्चों, इसमें अमोनिया अत्यधिक टॉक्सिक होती है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। वह यूरिक अम्ल सबसे कम आविश होता है और इसके लिए जल की कम मात्रा, इसके मतलब कम निष्कासन के लिए जल के कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है, फिर यूरिया होता है, फिर यूरिक अम्ल होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि क्या टॉक्सिसिटी का क्रम, विषाक्तता का क्रम, सबसे ज़्यादा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। और अमोनिया हमारी जल में सबसे ज़्यादा और निष्कासित होती है। देखिए जो बर्ड्स वगैरह हैं, चिड़िया हैं, वो यूरिक एसिड को रिलीज करती हैं, तो उनमें देखिए एकदम सूखा मली गुटकाओं के रूप में रहता है ना, वही यहाँ पे बोला गया है। सो बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब अपन आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ पे, हाँ, अमोनिया यूरिक अम्ल का आविश जल मात्रा निष्कासन में कम आवश्यकता होती है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनो उत्सर्ग या मोनोटेलिक प्रक्रिया कहते हैं। अमोनो उत्सर्ग है ना, अमोनिया के निष्कासन की प्रक्रिया। अनेक अस्थिल मछलियाँ, उभयचर तथा जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील होती है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयन के रूप में शरीर सतह से व मछलियों में क्लोन गिल सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाती है ना। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती और इन प्राणियों को अमोनोटेलिक कहते हैं। तो अस्थिल मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट हमारे जो हैं, ये हमारे अमोनोटेलिक हैं, ये अमोनिया का निष्कासन करते हैं। अब अस्थिल मछलियाँ अमोनोटेलिक, इसलिए कभी जलीय मछलियाँ भी आएंगी। तो मैं यहाँ भी याद कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि अस्थिल बोनी फिश, अस्थिल मछलियाँ अमोनोटेलिक। और जो तो है जलीय कीट, तो आपको नॉर्मली पता है, एम्फीबियंस भी पता ही है, जो हमारे मेंढक वगैरह होते हैं, तो इन सब में तो होता ही है निष्कासन इसके द्वारा। तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, स्थलीय आवास में अनुकूल होने व जल की हानि से बचने के लिए प्राणियों ने कम नाइट्रोजन आविश अपशिष्ट
जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे अब हमारा क्या हुआ, स्थलीय आवास में अनुकूलन हुए, जल की हानि, उनको बचना है, ज़्यादा जल का निष्कासन ना हो, इसलिए वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं और अमोनिया व यूरिया व यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने लगते हैं। तो कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ जो हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्थलीय उभयचर और कौन बोला है इसमें, क्या बोला गया है, समुद्री मछलियाँ। वही मैं बोल रहा था कि वहाँ स्थिर मछलियाँ थीं तो वो अमोनोटेलिक थीं और समुद्री मछलियाँ जो हैं यूरियोटेलिक है। तो इस प्रकार से यूरिया का उत्सर्जन करती हैं और इन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है और जिससे वृक्कों द्वारा निस्संदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो हमारा अमोनोटेलिक जो है वो अमोनिया बनता कहाँ है, तो हमारा अमोनिया जो है, हमारा जब यूरिया बॉडी में रहता है तो उपापचयी क्रियाओं के दौरान निर्मित अमोनिया जो होती है हमारी, वो यकृत में, हमारे लीवर में जाके यूरिया में परिवर्तित हो जाती है और रक्त में दे दी जाती है। फिर हमारे वो किडनी में जाएगा और उसका निष्कासन होगा, है ना। तो जिससे कि वृक्क द्वारा निस्संदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्संदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों में, देखो यहाँ पे कुछ लिखा था क्या, नहीं, कुछ प्राणियों में वृक्कों की अधात्री में अपेक्षाकृत परासरणता को बनाए रखने के लिए क्या यूरियोटेलिक की कुछ यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है ना। तो जो हमारे इसमें क्या बताया गया था कि इनमें क्या लिखा था, कुछ प्राणियों के वृक्कों की अधात्री मैट्रिक्स में, है ना, उसमें ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखने के लिए यूरिया का कुछ मात्रा वहाँ पर रह जाता है। अब सरीसृप पक्षियों स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित होता है और ये यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो अधिकांशतः अकशेरुकियों में यह संरचना नलिका के रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिका अंग के रूप में होते हैं, जिसे वृक्क कहते हैं, जिनका संरचनाओं का वर्णन मुख्य रूप से नीचे दिया गया है। तो यही बताया गया है कि मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक जो है उनमें जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है ना, तो सबसे कम मात्रा को पेस्ट के रूप में वो निष्कासित करते हैं। और प्राणी जगत में कई प्रकार के ऐसे अंग पाए जाते हैं। अधिकांशतः अकशेरुकियों में यह संरचना नलिकाकार रूप में होती है जो वृक्क होता है, पर जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ये नहीं होता। उनमें एक जटिल वृक्क होता है, जटिल संरचना होती है, एक ऑर्गन पर्टिकुलर होता है जो कि यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए वहाँ पर पर्टिकुलर हमारे बॉडी पार्ट में होते हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है। जो हमारा आदि वृक्कक है प्रोटोनेफ्रेडिया या ज्वाला कोशिकाएँ हैं, वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे कृमि जैसे प्लेनेरिया और रोटिफर्स व कुछ एनिलिड जैसे हमारा क्या हो गया, सिफेलोकॉर्डेट्स, एम्फीऑक्सस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाई जाती है। आदि वृक्कक प्रोटोनेफ्रेडिया या ज्वाला कोशिकाएँ प्राथमिक रूप से अमोनिया व द्रव के आयतन नियमन व पराशरण नियमन में भी संबंधित होती है, जो हमारी ऑस्मोलैरिटी को भी बनाए रखती है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइनें चार, कि प्रोटोनेफ्रेडिया या ज्वाला कोशिकाएँ जो हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपटे कृमि हमारे जैसे प्लेनेरिया में, और इनमें क्या पाया जाता है, रोटिफर्स में, कुछ एनिलिड्स जैसे कुछ एनिलिड और सिफेलोकॉर्डेट में एम्फीऑक्सस आदि में संरचना के रूप में पाया जाता है। आदि वृक्कक प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे पराशरण नियमन से संबंधित होते हैं। अब ये हमारा किसमें हो गया, ज्वाला कोशिका। अभी हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ा कि उनमें
क्या क्या आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस ज्वाला कोशिकाओं में हमारे? एक हमारा क्या हो गया, प्लेनेरिया हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस में चपटी क्रिम प्लेनेरिया हो गया, रोटीफर हो गया, और उसके बाद कुछ रोटीफर, कुछ एनिलीड्स और सिफेलोकार्डेट में एम्फियाक्सस। ये हमने एनिमल किंगडम चैप्टर में सब कुछ आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है तो आप एनिमल किंगडम चैप्टर एक बार और जाके उसको अच्छे तरीके से रीड कर लें। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब हमारा केचुए व अन्य एनिलीड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक पाया जाता है, नेफ्रिडिया पाया जाता है। जो केचुए हमारे होते हैं उनमें नेफ्रिडिया पाया जाता है, पटी नेफ्रिडिया, त्वची नेफ्रिडिया, और एक और होता है 3 प्रकार के स्तरित नेफ्रिडिया, 3 प्रकार के नेफ्रिडिया पाई जाती हैं। केचुए व एनिलीड में नाइट्रोजन अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव का आयनों का संतुलन बनाए रखने, मतलब ये भी हमारे उत्सर्जन और साथ साथ में आयन संतुलन जो होता है परासरणीयता को भी बनाए रखने में सहायता करते हैं। अब हम लोग कॉकरोच के बारे में देखते हैं। तिलचट्टे सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाई जाती है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, मेलपीजियन नलिकाएं पाई जाती हैं। और मेलपीजियन नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन को बनाए रखने में मदद करती हैं, है ना। और हमारा फिर आया लास्ट झींगा प्रॉन जैसे क्रस्टेशियाई में श्रृंगिक ग्रंथियाँ, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं। श्रृंगिक ग्रंथियाँ क्या हो गई? एंटिनो ग्लैंड्स या हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होती हैं। यहाँ पर ये क्या बोला गया है? झींगा जैसे क्रस्टेशियाई, झींगा जो हमारा प्रॉन है, झींगा जैसे क्रस्टेशियाई में क्या पाया जाता है? क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियाँ, एंटिनो ग्लैंड्स या हरित ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो उत्सर्जन में सहायता करती हैं। तो ये झींगा प्रॉन में, अब प्रॉन हमारे ऑर्थोपोडा में आते हैं, है ना। सो बच्चों, तिलचट्टे में हम लोगों ने बताया तिलचट्टे सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाया जाता है? जो तिलचट्टा होता है उसमें क्या, केचुए में क्या होता है, और हमारे सब में मतलब एक सरल विस्तरण से अपन ने पूरा सबका उत्सर्जन कैसे इवॉल्व हुआ वो हम लोगों ने पढ़ा। तो यूरिया अम्ल आदि वृक्कक प्रोटोनेफ्रिडिया हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस जो होते हैं, और प्लेनेरिया एक बार मैं आपको पूरा रिकॉल कराता हूँ, ठीक है। सो बच्चों, आपको अच्छे से याद रखिएगा। जो हमारा पहला प्लेटीहेलमिन्थेस आए चपटी कृमि, तो चपटे क्रिम में हमारा कौन आया? प्लेनेरिया आया। फिर उसके बाद रोटीफर आए, फिर रोटीफर आए, और कुछ एनिलीड और सिफेलोकार्डेट में एम्फिऑक्सस जो होता है उनमें क्या पाया जाता है? उत्सर्जन के लिए हमारे, और उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए इनमें सिंपल ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती हैं, ना। प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएँ, यही यहाँ पे आदि वृक्कक या फ्लेम सेल्स बोला गया है। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या आया? अब इसके बाद क्या आया हमारा? तो उसके बाद आई गेस कि एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ बस। हाँ, अब उसके बाद हमारा केचुआ आया। केचुए में क्या पाया गया? केचुए में हमारा नेफ्रिडिया पाई गई जो कि उत्सर्जन और परासरण नियमन को बनाए रखती। फिर केचुए के बाद हमारा कौन आया? तिलचट्टा कॉकरोच आया। कॉकरोच में मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई गई जो कि मेलपीजियन नलिका है जो कि उत्सर्जन व परासरण नियमन में सहायता करती हैं। फिर उसके बाद हमारा झींगा और जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में आया कि उनमें एंटिनो ग्लैंड्स या हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जन में सहायता करती हैं, है ना, झींगा और प्रॉन में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रखी है। एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मोनियोटेलिक कौन है, यूरियोटेलिक कौन है, यूरिकोटेलिक कौन है, फिर उसके बाद किसमें कौन उत्सर्जन करते हैं। यहीं से इसी पैराग्राफ से इतने से क्वेश्चन बन जाता है नीट में ज़्यादातर। आप देखिएगा, आपको स्टेटमेंट वाइज से कहीं ना कहीं इसकी लाइनें मिल जाएंगी 100%। तो बच्चों, इसको आप लोग एकदम अच्छे से करिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आपकी अच्छे से हो जाती है ना तो बहुत हेल्प हो जाता है चीज़ों में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन अध्ययन करने जाएंगे कि कैसे क्या होता है हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र में। तो बच्चों, पहले इसका डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर अपन उसके बाद अध्ययन करेंगे। तो कैसे क्या है यहाँ पे, है ना। तो हमारा, अब चलिए मैं अपना पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा जो है, पहले तो आप एड्रिनल ग्लैंड देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि, इसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारी होती है ये। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये पश्च महाशिरा हो गया, ब्लू कलर से सिरा होता है और रेड कलर से वेन होती है, और ये वृक्क धमनी हो गई, है ना। फिर वृक्क सिरा कौन हो गया? ये वृक्क सिरा हमारा ब्लू कलर वाला था। वृक्क सिरा, वृक्की धमनी, वृक्की सिरा, है ना, और महाशिरा और पश्चशिरा। अब ये पेल्विस हो गया, अंदर जो होता है वो पेल्विस होता है, यहाँ पे रीनल पेल्विस, ये जहाँ पे मेरा एरो गया है ना। और हमारा अंदर वाला भाग जो होता है वो मेड्यूला होता है, और बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स बोलते हैं किडनी के भी। अभी सब आपको क्लियर हो जाएगा, बस अभी सुनते जाइए। ये अंदर वाला भाग मेड्यूला हो गया, और बाहर वाला भाग किडनी का कॉर्टेक्स हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया, और ये अंदर का मेड्यूला हो गया, और हमारा ये किडनी हो गई, है ना। और इसके बाद ये क्या हुआ? पृष्ठ महाधमनी जो ये निकली है रेड कलर से,
ये पृष्ठभाधमनी और ये मूत्रवाहिनी हो गई हमारी यूरिनरी ट्रैक जो होता है ना, उसमें मूत्रवाहिनी, और फिर नीचे हमारा मूत्राशय होगा। अब उसको मुझे कट स्लाइड को हटाना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया है ना, तो ये मूत्राशय और ये हमारा मूत्रमार्ग। सो बच्चों, आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, जो मैं बताना चाहता था। अब अपन इसका एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सो बच्चों, आप लोग अच्छे से ध्यान दे के देखिएगा। अपन अब डिस्कस करते हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया ना कि हमारा क्या क्या होता है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और मूत्राशय एक होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क सेम के बीच की आकृति की गहरी भूरे लाल रंग की संरचना होती है तथा ये हमारे अंतिम वक्षी तथा तीसरे कटिकशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठीय सतह पर स्थित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लोकेशन आपको पूछ लेगा कि कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि अंतिम वक्षी मतलब लास्ट थोरैसिक और तीसरी कटिकशेरुका के समीप उदर गुहा में, अंतिम वक्षी और तीसरी कटिकशेरुका के समीप वक्षी गुहा में, देखिए अंतिम वक्षी और तीसरी कटिकशेरुका के समीप हमारा उदर गुहा में कहाँ पे होती है, आंतरिक पृष्ठ सतह पर। तो ये जो हमारा मतलब बॉडी का ही हमारा पृष्ठ सतह नहीं है, ये अधर सतह है, ये हमारा वेंट्रल है, और ये जो है हमारा इधर वाला वो डॉर्सल है, पृष्ठ सतह पीछे ये इधर का माना जाता है। तो हमारी पसलियाँ होती हैं ना, जो फ्लोटिंग वाली होती हैं, 11वीं और 12वीं होती हैं पसली, रिब्स होती हैं, वहाँ पे हमारी किडनी होती है। और पीठ के साइड, ये मतलब पीछे तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के तरफ अपन को लगता है कि नहीं किडनी यहाँ है वहाँ है, पर उसका लोकेशन जो है वो इधर ही होता है, हमारे पृष्ठ सतह में होता है ना। अंतिम वक्षीय मतलब लास्ट थोरैसिक, तो थोरैसिक वाले लास्ट 12th वाली, और तीसरी कटिकशेरुका उदर गुहा के पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। मैं इसको बहुत बार आप लोगों को बताया, इसलिए बच्चों की इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद हो जाए, है ना। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा, है ना, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। और भार कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। वृक्क के केंद्रीय भाग के भीतरी भाग में जो हमारा जो अवतल होता है उसे कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स सतह जो है, केंद्रीय भाग हमारा जो होता है भीतरी अवतल है, वो कैलिक्स के मध्य एक खांच होती है जिसे कि हाइलम कहते हैं। और इससे होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियाँ, जो हमारी हाइलम है नाभिका होता है, उससे होकर रक्तवाहिनियाँ, मूत्र नलिका और तंत्रिकाएँ प्रवेश करती हैं। और हाइलम के भीतरी भाग में क्या होता है, कफ के आकार की संरचना होती है जिसे वृक्क की पेल्विस कहते हैं, पेल्विस। और इससे निकलने वाले प्रोजेक्शन को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, चोषक या कैलिक्स। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इसकी कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा और 120 से 170 ग्राम का वजन होता है हमारी किडनी का। और इसमें क्या बताया गया है कि अपना जहाँ से रक्तवाहिनियाँ आती हैं वो हाइलम होता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हाइलम कहाँ है। ये जो है यहाँ के किडनी में प्रवेश कर रही है जिस जगह पर, सॉरी ये अच्छे से आया नहीं, ये हाँ, ये हमारा हाइलम वाला पार्ट है। तो यहीं से ना जा रही हैं रक्तवाहिनियाँ, तंत्रिकाएँ सब अंदर जा रही हैं। और यहीं पे हमारा, इसे पेल्विस भी कहते हैं, पेल्विस। और पेल्विस में क्या होता है, कैलिक्स होते हैं। ये हमारा मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, यहीं पे सब अंदर होते हैं किडनी में। यहाँ कैलिक्स होते हैं ये पिरामिड आकार के, से ये यहाँ पर कैलिक्स वाला पार्ट है ये। इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि कैलिक्स होते हैं। फिर से मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि हमारे जिसे हाइलम कहते हैं। बच्चों का हाइलम कहते हैं, इससे होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ
प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी ओर कप के आकार की संरचना होती है जिसे ब्रिक की पेल्विस कहते हैं। पेल्विस भी आप लोगों को मैंने बता दिया। और इससे निकलने वाले प्रोजेक्शन को कैलिक्स कहते हैं। सो बच्चों अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपन। अभी लेक्चर